नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नागरिकता टॉपिक के MCQ। इनको अपन MCQ भी कह सकते हैं, PYQ भी कह सकते हैं, क्योंकि 2023 से लेकर 2026 तक अभी तक जो परीक्षाएं हो चुकी है, ठीक है, जो परीक्षाएं हो चुकी है उनके जो मेन आपके क्वेश्चन हैं जो नागरिकता टॉपिक से आए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछला जो 3 साल का ट्रेंड है उसके हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन आपके RPSC लेवल के लेकर आया हूं। उम्मीद है कि यहां से आपको बहुत कुछ अच्छा जो है सीखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले 3 साल के एग्जाम में से छांट के ये क्वेश्चन नागरिकता टॉपिक के लाए गए हैं। और सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही क्योंकि जनगणना में ड्यूटी होने के कारण थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाने की कोशिश करता हूं। तो आप सपोर्ट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए स्टूडेंट जरूर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि भारत के संविधान के अनुसार वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है केवल वही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है। क्या बोला है कि भारत के संविधान के अनुसार वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वह ही जो है केवल राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और नागरिकता किस हिसाब से होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। नागरिकता का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जो है जन्म से ही नागरिकता हो। नागरिकता में यहां पर दो है, जन्म से या जो है प्रकृति से, या प्रकृति से। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होने के लिए नागरिक होना आवश्यक है। और नागरिकता उसकी या तो जन्म से होनी चाहिए या प्रकृति से होनी चाहिए। मूल निवासी होना जो है एक शर्त नहीं है। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल गलत है। कारण कि अनुच्छेद 11, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 के अनुसार जो है संसद जो है ना, संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर जो नागरिकता है, नागरिकता का अर्जन व समाप्ति की जा सकती है, समाप्ति की जा सकती है। तो यहां अपन ये नहीं कह सकते। तो दूसरा भी क्या है, गलत है कि एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जो है नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। इस पर संसद जो है किसी भी टाइम किसी भी प्रकार की विधि बना सकता है अनुच्छेद 11 के तहत। फिर आपका कि भारत का संविधान दोहरी नागरिकता का निषेध करता है, लेकिन विदेशी भारतीय नागरिक जिनको OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मतदान का अधिकार देता है। तो देखो यहां तक तो सही है, भारत का संविधान जो है आपकी दोहरी नागरिकता को निषेध करता है। और किसके तहत, अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत दोहरी नागरिकता को निषेध करता है। यहां तक तो सही था, लेकिन यहां गलत है। जो आपके OCI कार्ड धारक जितने भी जो आपके नागरिक हैं जिनको विदेशी भारतीय नागरिक कहते हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं होता, मतदान का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। OCI को मतदान का अधिकार नहीं होता। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंशिक सत्य, पहला तो सत्य था लेकिन पूरा गलत हो गया। तो यहां बोला है कि कौन से कथन सही है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा नागरिकता को और देख लेते हैं। सबसे पहले नागरिकता, नागरिकता जो है वो जो है संविधान के भाग 2 में, संविधान का भाग 2 और जो अनुच्छेद है आपके, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक, ठीक है। एक चीज इनमें से और ध्यान में रखनी है वो है कि अनुच्छेद 5 से 9 तक, 5 से 9 तक जो थे ये 26 नवंबर 1949 यानी 49 को ही लागू हो गए थे, को ही लागू। मतलब जो आपके नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 तक होते हैं उनमें से जो आपके अनुच्छेद 5 से 9 तक है वो संविधान जैसे ही बना था 26 नवंबर 1949 को तभी से ही लागू हो गए थे। बाकी जो 10 और 11 है वो आगे 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब लागू हुए, लेकिन 5 से 9 वाले पहले ही लागू
हो गए थे। इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एकदम जिस हिसाब से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं उस हिसाब से ही मिलेगी आपको। दूसरा है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको अपन सीए कहते हैं, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं कथनों पर विचार। सबसे पहला कि यह अधिनियम केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसकी एक टाइमलाइन है ना, वो क्या है, 31 दिसंबर 2014। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है आपकी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भारत में प्रवेश कर चुका है उसी पर लागू होता है। यह संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। 6ठी अनुसूची में कौन कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है? इसमें मेघालय का कुछ भाग शामिल है, ठीक है, मिजोरम का, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनका जो आपका आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र एक तो ये, प्लस जो है इसमें एक जो असम का, असम के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, बोडो, करबी और दिमासा। ये 3 क्षेत्र आपके कहां के, ये 3 क्षेत्र असम के। यहां जो है ये क्या होगा, लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। कौन सा, जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो। दूसरी बात सही है। तीसरी है ये इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या होता है कि भारत के कुछ ऐसे जगह है ना, भारत के क्षेत्र जहां नागरिकों को, यानी संरक्षित क्षेत्र है, नागरिकों को जाने के लिए भारत सरकार की अनुमति अनिवार्य है। भारत सरकार परमिट जरूरी है, सरकार की अनुमति, एक मिनट, की अनुमति अनिवार्य है। उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट, अनुमति अनिवार्य है। ऐसे जगह या क्षेत्र या राज्य जहां इनर लाइन परमिट यानी कि भारत के वो क्षेत्र जहां नागरिकों को जाने के लिए भारत सरकार की अनुमति जरूरी है, ऐसे राज्यों में भी जो है ये लागू नहीं होगा। क्या नहीं लागू होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और ऐसे राज्य कौन कौन से मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो मिजोरम का कुछ क्षेत्र, मिजोरम। तीसरा बात करें तो नागालैंड, और पहले इतना था लेकिन बाद में इसमें मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया। 2019 में शामिल किया गया है इसको, 2019 में शामिल। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बता दूं। अब इसके नियम लागू कब हुए, तो जो आपके CAA 2019 है, इसको लागू होने की तिथि ध्यान रख लेना। लागू होने की तिथि एक तो ये ध्यान रखना है, इसके लागू होने की जो तिथि है आपकी वो 11 मार्च 2024। इसको आधिकारिक तौर पर लागू किया गया कब, 11 मार्च 2024 को। 2019 वाले CE को जो है लागू करने की जो आधिकारिक तिथि है वो 11 मार्च 2024 है, ये ध्यान रख लेना। और इसमें जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 31 दिसंबर 2014 रखी गई है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से धर्म है, एक तो इनमें धर्म का समूह याद रख लेना कि कौन कौन से धर्म के जो है लोग आ सकते हैं। तो हिंदू, ठीक है, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी, ये इतने धर्म के लोग कहां कहां से आ सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब कि कोई भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई या पारसी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश 3 देशों से कब 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुका है, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और उनके जो है पूरे के पूरे मैं बता चुका क्या क्या कंडीशन है, और इसमें जो है तीनों के तीनों से ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। जीवा स्टडी का खुद का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको जो है 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जीके पेपर 1 और एक मिल रही है आपको करंट अफेयर की अलग से। ठीक है, करंट अफेयर में पूरा जो है सारा मंथ वाइज आर्थिक समीक्षा बजट सारा मिलेगा आपको। ये 49 रुपए में मिल रही है और ये 249 रुपए में मिल रही है आपको। ठीक है, और यहां आप जो है
डेमो टेस्ट फ्री देखेंगे दोनों जगह, डेमो टेस्ट फ्री है और सारे टेस्ट जीवा स्टडी के खुद बनाए हुए हैं। तो एक बार आप जरूर जो है जो टेस्ट फ्री में दिए हुए हैं एक बार डेमो टेस्ट उनको जाकर देखें। और परफेक्ट मॉक जीवा स्टडी का खुद का ऐप है, सारे के सारे क्वेश्चन भी खुद से ही बनाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में वंचना की विधि किन पर लागू होती है, मतलब किन को वंचित जो है किया जा सकता है नागरिकता से, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो किस पर जो है आपकी वंचना की विधि लागू होती है? तो सबसे पहले पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बना है उसको कभी भी नागरिकता से वंचित कर सकता है संसद। और ये जो है आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता कहां पर मिलती है, जो है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5। ये धारा 5 क्या है मैं बता दूं, ये नहीं है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है, इसमें पंजीकरण द्वारा नागरिकता है कहां पर है, धारा 5 में। ठीक है, जब मैं धारा लिखूं मतलब हो रही है नागरिकता अधिनियम 1955 की, और जब मैं अनुच्छेद लिखूं तो संविधान की बात हो रही है। तो जो भी पंजीकरण से आपकी नागरिकता प्राप्त कर रहा है उसको वंचित किया जा सकता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति देशीयकरण द्वारा जो है आपकी नागरिकता प्राप्त कर रहा है उसको भी वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। और ये धारा जो है 6 में इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, और जो जन्म से भारत का नागरिक हो, कोई व्यक्ति अगर जन्म से भारत का नागरिक है ना, तो उसको किसी भी हालत में भारत के नागरिक से जो है आप फोर्सली है ना, खुद स्वेच्छा से वो त्याग सकता है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ये 2 सही है, ये गलत है, तो 1 व 2 इसका उत्तर हो जाएगा। एक पंजीकरण वाले में ना देखो वर्षों को ध्यान रखना है, पंजीकरण वाले में क्या होगी 7 वर्ष, बस अवधि याद रखो 7 वर्ष तक भारत में निवास किया हो, भारत में निवास, यानी ये टाइम बस आपसे जो है पूछ सकते हैं कि जो धारा 5 के अनुसार अगर पंजीकरण के लिए नागरिकता है पंजीकरण द्वारा, तो 7 वर्ष तक आपको भारत में निवास से करना होगा। तो ये एक वर्ष याद रख लेना। तो यहां पर पहला व दूसरा सही है, मतलब नागरिकता की समाप्ति होगी वंचना, नागरिकता की समाप्ति। और नागरिकता की समाप्ति किस किस की जा सकती है, संसद द्वारा या जैसे भी विधि बना करे, तो या तो पंजीकरण या देशीकरण द्वारा। जन्म वाला जो भारत से नागरिक है उसको समाप्त नहीं कर सकते, वह स्वतः जरूर त्याग सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 5 से 11 के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपका अनुच्छेद 5, क्योंकि वो इसमें नहीं है। तो अनुच्छेद 5 क्या है, अनुच्छेद 5 की जो आपकी शब्दावली है उसको जो है ध्यान में रखना है आपको। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता की परिभाषा है वो दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद आता है 6, ये रहा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में जो है आपका, ऊपर से चालू कर देते हैं, वैसे अनुच्छेद 6 को करो, एक ही बात है वैसे। अनुच्छेद 6 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, फिर बात करें कलर चेंज करके अनुच्छेद 7 की। ठीक है, लाइन से कर लेते हैं। 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 कहता है पाकिस्तान से जो भारत आए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रवास करने वालों के अधिकार, यानी जो भारत से पाकिस्तान चला गया। और यहां 6 में जो पाकिस्तान से भारत आया है, यहां 7 में जो भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस आता है, तब क्या कंडीशन होती है, वो बात है। फिर बात आती है अनुच्छेद 8 की। किसकी बात आती है, अनुच्छेद 8 की। और अनुच्छेद 8 जो कहता है वो कहता है कि भारत के, सॉरी अनुच्छेद 8, हाँ सही है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे, इसकी बात कौन करता है, अनुच्छेद 8 करता है। और बच गया कौन सा आपका, अनुच्छेद 9। और अनुच्छेद जो 9 है आपका वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद 9 कहता है कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्ति, यानी अनुच्छेद 9 कहता है दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते, नागरिकता पर रोक, दोहरी नागरिकता पर रोक। अनुच्छेद 8 मतलब कि स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है भारतीय, तो उसको जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त, एक मिनट, स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त, कोई भी विदेश में रह लेता। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है, सुमेलित है। फिर आपका देखो 9 तक देख लिया। फिर आता है अनुच्छेद 10,
अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना, बना रहना। इन सभी को याद कर लेना। 11 अपन देख चुके। विधि बनाकर जो है किसी की भी नागरिकता का अर्जन वह जो है उसको सर्जन कर सकता है संसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में नागरिकता के निर्धारण के लिए अधिवास या डोमिसाइल की श्रेणी में आता है? ठीक है, कौन सा कारक जो है अधिवास की श्रेणी में आता है? केवल भारत में निवास, केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत है आपका। फिर अब भारत में स्थायी निवास का इरादा और वास्तविक निवास, ये बात बिल्कुल सही है और यही उत्तर होगा इसका। भारत में अस्थायी कार्य के लिए आना बिल्कुल अधिवास नहीं है और केवल शब्द तो आना ही नहीं है, तो संपत्ति होना भी नहीं है। तो डोमिसाइल के अंतर्गत है कि भारत में स्थायी निवास है और उसका यह इरादा रखता है और वास्तविक निवास उसका है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर अब भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कर लेते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 5 से 10 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता। वापस देखो इस बात को कि संसद द्वारा जो है कोई भी पारित कानून है वो अनुच्छेद 5 से 10 के प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। ये बात क्या है? बिल्कुल असत्य है। कैसे? अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 जो है संसद को शक्ति देता है कोई भी चेंज करने की, संसद को विधि बनाने की शक्ति देता है, विधि बनाने की शक्ति। तो ये क्या है? गलत है, बनाने की शक्ति। तो ये नहीं है कि प्रावधानों को जो है निरस्त नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर अब भारत में वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल पिता का भारतीय होना अनिवार्य है। तो ये क्या है? गलत है। केवल पिता का भारतीय होना अनिवार्य जो है, इसमें मैं बता देता हूं, इसमें 2 कंडीशन लागू होती है। दोनों कंडीशन को एकदम अच्छे तरीके से आप देख लेना। सबसे पहली कंडीशन है कि आप जो है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक जन्मा हो। कोई भी आदमी अगर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक जन्मा हो तो पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पिता का मतलब अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, नागरिक होना अनिवार्य। एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहां क्या लागू होती है कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा है, तब क्या होगा? तब जो है माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, कोई एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य, भारतीय नागरिक होना। ठीक है, मतलब कि भारत में वंश के आधार पर नागरिकता केवल पिता का होना जरूरी नहीं है। इसमें 2 कंडीशन है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक अगर कोई जन्मा हो तब तो पिता का होना अनिवार्य है। लेकिन अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई जन्मा है तो माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, फिर है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती है जो अविभाजित भारत के बाहर के निवासी हों। ये बात भी क्या है? इसमें अपने को असत्य बताना है। देखो ये क्या कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती है जो अविभाजित भारत के निवासी हों। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। देखो ये किसको मिलेगी पंजीकरण द्वारा? सबसे पहले 7 वर्ष भारत के भीतर रहो, भारत के भीतर निवास। ठीक है, दूसरी बात इस पर क्या लागू होती है कि 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में निवास प्लस भारतीय नागरिक से विवाह, भारतीय नागरिक से विवाह। अगर ये 2 कंडीशन है तब आप पंजीकरण द्वारा जो है क्या कर सकते हो? नागरिकता ले सकते हो। अविभाजित भारत के बाहर का निवासी होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तीनों के तीनों असत्य हैं।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अनुमति तिथि क्या निर्धारित की गई है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोई अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके लिए क्या जो है तिथि निर्धारित की गई है, तो वो की गई है 19 जुलाई 1948। ठीक है, 19 जुलाई 1948 जो है तिथि शामिल की गई है। अब इसमें क्या है कि इससे पहले आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया है। व्यक्ति को जो भी पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उसको जो है भारत का नागरिक माना गया है। भारत का नागरिक माना गया है, नागरिक माना गया है। ठीक है, और जो इसके बाद आया है, इसके बाद आने वालों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। पंजीकरण अनिवार्य, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आ सकता है, इसका भी एक शर्त है। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त जो है आपकी वो देख लेना। शर्त क्या है? ऐसा नहीं है कि वरना तो कोई भी आके रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। इसका है कि वह स्वयं अथवा, अब देख लेना, माता पिता या दादा दादी, कंडीशन बहुत अच्छी है, या नाना नानी में से कोई एक, इतनी कंडीशन दी है कि नाना नानी दादा दादी में से भी कोई एक भारत शासन अधिनियम जो आपका 1935 है में परिभाषित अखंड भारत का नागरिक हो, भाषित अखंड या अविभाजित भारत का नागरिक हो। समझ गए? मतलब जो 19 जुलाई 1948 है उसके तहत अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से जो भारत आते हैं उनके लिए शर्त क्या है कि इससे पहले आ गए तो आप भारत के नागरिक हो। इसके बाद अगर आप आ रहे हो तो पंजीकरण अनिवार्य, और उसके लिए शर्त यह है कि आप खुद माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारतीय हो। और भारतीय का मतलब है जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें जो अखंड भारत था, विभाजित भारत था, उसका नागरिक हो। फिर समुद्र पारीय भारतीय नागरिक जिसको अपन ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सबसे पहले ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आजीवन वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा मिलती है, बिल्कुल सही है। उन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अवसर की समानता इनको नहीं है। हाँ, इनको वीजा मुक्त मिलता है। वे कृषि भूमि या वृक्षारोपण संपत्ति नहीं खरीद सकते, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को ओसीआई के लिए पात्र नहीं माना गया है। मतलब जो पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक है उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना गया है, यह भी ध्यान रखना। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त कौन सी है? यह बात भी बिल्कुल अच्छी है। सबसे पहले मैं बता दूं, देशीयकरण द्वारा धारा 6 से नागरिकता मिलती है, और इसके लिए क्या है, बहुत सारी शर्तें हैं। बहुत सारी शर्तों में जो है आपको एक जो ध्यान में रखना है वो है कि निरंतर 12 माह से भारत में रह रहा हो, भारत में निवास, या भारतीय सरकारी सेवा में 12 माह से, सिर्फ महीने, लेकिन एक और 12 माह से पहले के 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो। कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो। अब समझ में आ गया होगा। देशीकरण में मतलब पिछले 12 महीने से या तो वो क्या हो, भारत सरकार की सेवा में हो, ठीक है, या जो है वहां निरंतर निवास कर रहा हो, और इन 12 महीने से पहले के जो 14 वर्ष हैं उनमें कम से कम 11 वर्ष तक वो भारत में क्या हो, रहा हो। यह बात जो है बहुत अच्छी है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका पहले वाला देश है जहां नागरिक थे, पहले वाले देश की नागरिकता का त्याग, देश की नागरिकता का त्याग
ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, पहली ये हो गई। तीसरी बात जो हो गई वो हो गई कि वह संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें निर्दिष्ट किसी एक भाषा को अच्छे से ज्ञाता हो। मतलब जो 22 भाषाएं संविधान के अनुसूची 8 में, उनमें से एक भाषा उसको अच्छे से आती हो, तो ये 10 वर्ष वाला इस पर लागू नहीं है। अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिक से विवाह लागू नहीं है, वह किसी मित्र देश का नागरिक हो, यह भी अनिवार्य नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नागरिकता के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के बीच में क्या अंतर है। संवैधानिक जिसमें अनुच्छेद शामिल है, मैं बता चुका। वैधानिक का मतलब है जो भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, यह वैधानिक है। इसमें क्या है, जो संविधान है वो क्या करता है, केवल 26 जनवरी 1950 तक की नागरिकता तय करता है, उसके बाद का निर्धारण संसद के अधिनियम 1955 द्वारा होता है। ये अंतर है दोनों में। समझ में आ गया अंतर क्या है? ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 11। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका सीए 2024, ध्यान रख लेना, 2024 के संदर्भ में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका पर विचार करना सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, यहां से भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन जो आपका डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे आप नागरिक संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत, तो आवेदकों को अपने मूल देश का पासपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य है, तो बिल्कुल गलत है। पासपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है, पासपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। जो भी शरणार्थी टाइप से जो अपन 5 धर्म 6 धर्म कह चुके हैं ना, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भारत में आ रहे हैं, उनका पासवर्ड होना अनिवार्य नहीं है, जो नया संशोधन किया गया उसके अनुसार। यदि किसी के पास पासवर्ड नहीं है तो वह स्थानीय स्तर पर जारी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र के आधार पर आवेदन कर सकता है, बिल्कुल सही है। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो 2 व 3 सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन है। नागरिकता की समाप्ति के बारे में जो सत्यापन की प्रक्रिया है उसके बारे में क्या है, सत्य कथन कौन सा है? जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल समाप्त नहीं होती है जब तक वह भारत को सूचित ना करे, तो बिल्कुल गलत है। नागरिकता अगर लेते ही समाप्त हो जाएगी तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, युद्ध के समय स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने के आवेदन को भारत सरकार रोक सकती है, बिल्कुल। आप जो है स्वतः जो है नागरिकता त्याग जरूर सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध के समय जिसमें भारत भागीदारी कर रहा है उस समय अगर आप नागरिकता त्यागते हैं तो वो भारत सरकार उसको रोक सकती है, वरना नहीं रोकेगी आपको। नागरिकता की समाप्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा लिखित आदेश द्वारा ही संभव है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये डायरेक्ट ही हो जाती है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय पासपोर्ट स्वतः वैध रहता है, बिल्कुल वैध नहीं रहता, ये अवैध हो जाता है। तो ध्यान में रख लेना कि युद्ध के समय जो है नागरिकता त्याग को भारत की सरकार जो है वो रोक सकती है, वरना नहीं रोकती है, वरना आप स्वतः नागरिकता त्याग सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 10 की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ठीक है, यह संसद को नागरिकता समाप्त करने की असीमित शक्ति देता है, तो असीमित शक्ति तो नहीं देता। यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन ही छीनी जा सके, मनमाने ढंग से नहीं। अगर असीमित शक्ति दे देता तो मनमाने ढंग से भी छीन सकते थे, लेकिन ये एक संसद को शक्ति जरूर देता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, जो कानून के अधीन है उसी के आधार पर। ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो 1948 के बाद भारत आए, तो ये भी कोई जो है जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 10 जो है निरंतरता की गारंटी देता है, नागरिकता की संरक्षण की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो है छीनी नहीं जा सकती, यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2। अब चलता है क्वेश्चन 14। देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए निवास की अवधि, अभी ऊपर बात करके आ चुके कि 12 महीने तक सेवा में, और उससे पहले जो 14 वर्ष थे उसमें से कम 11 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, तो आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले का निवास और पिछले 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक निवास, बिल्कुल सही है। अब इसमें एक संशोधन किया गया है, संशोधन 2019 के तहत क्या किया गया है, 11 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया। लेकिन किसके लिए कर दिया? जो विशेष समुदाय हैं उनके लिए, यानी जो सिख, जैन, पारसी जो 3 देशों से आ रहे हैं,
के लिए, बाकी सामान्य के लिए तो अभी भी वही है। ठीक है, सामान्य के लिए तो अभी 14 में से 11 ही है, बाकी जो है 5 वर्ष कर दी अदर जो समुदाय है उनके लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में पूर्ण नागरिक के रूप में उन अधिकारों का आनंद लेता है जो एलियंस यानी फॉरेनर जो है वो प्राप्त नहीं है। फॉरेनर जो है उनको प्राप्त नहीं है, और नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। ये तो बार बार अपन पढ़ चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं और आगे, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति जो है उसकी भूमिका के संबंध में विचार कीजिए। यह समिति नागरिकता देने का अंतिम निर्णय लेती है? बिल्कुल नहीं लेती है, तो गलत हो गया। अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय जो है अधिकार प्राप्त समिति लेती है। कौन है? अधिकार प्राप्त समिति लेती है अंतिम निर्णय। ठीक है, तो ये गलत हो गया। समिति का नेतृत्व जिले के निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो समिति का नेतृत्व जिले के जो है आपका निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। यह समिति आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निष्ठा की शपथ का सत्यापन करती है, यह सही है। जो आपकी जिला स्तरीय समिति है वो सिर्फ निष्ठा की शपथ का सत्यापन करती है, तो उत्तर केवल 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में असम समझौते जो सेक्शन 6A है, ध्यान रख लेना, पर दिए गए निर्णय के संदर्भ में नागरिकता की कट ऑफ तिथि क्या है? जो असम समझौता है उसकी कट ऑफ तिथि आपकी 24 मार्च 1971 है। इसमें असम समझौते में देखो 2 चीज होती है। सबसे पहले जो है आपकी धारा 6 के अंतर्गत होता ही है। ठीक है, 6A हो गया ना आपके। अब यहाँ पर 2 क्या है? सबसे पहले जो भारतीय मूल का व्यक्ति, सबसे पहला कंडीशन, जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से भारत आया हो या असम आया हो, हम कह सकते हैं भारत आया हो या असम कह देते हैं से, क्योंकि असम से ही रिलेटेड है। असम आया हो तो नागरिक समझा जाएगा, नागरिक माना जाएगा। ठीक है, और मतदान कर सकेगा, ये मेन चीज है। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति, यहां लिख देता हूं दूसरी कंडीशन है कि 1 जनवरी 1966 के बाद, ठीक है, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आया हो, कहां से? बांग्लादेश से। ठीक है, देखो 25 मार्च तक आया हो मतलब 24 मार्च 1971 रात 12 बजे खत्म है मामला, तो उत्तर तो यहाँ 24 मार्च है, लेकिन यहाँ 25 मार्च है, तो ये जो है नागरिक तो हो जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा? मतदान नहीं किया जाएगा, मतदान नहीं कर सकेगा। ये 2 चीज ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर बांग्लादेश से असम आया तो नागरिक माना जाएगा और मतदान कर सकेगा। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आया हो तब आप नागरिक तो हो जाएगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं और आगे। भारतीय नागरिकता के स्वेच्छा से त्याग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अद्वितीय है? जब कोई पुरुष नागरिकता त्यागता तो उसकी पत्नी की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्यागता है तो उसका प्रत्येक अवयस्क बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक है कि वो 18 वर्ष का होने पर पुनः आवेदन कर सकता है। 18 वर्ष का होने पर पुनः आवेदन कर सकता है, पुनः आवेदन। समझ में आ गया? मतलब कोई अवयस्क बच्चा है ना 18 साल से कम का, तो कोई व्यक्ति अगर नागरिकता त्यागता है ना तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, उस बच्चे की भी। लेकिन वो बच्चा जब 18 साल का होगा तो वापस जो क्या कर सकता है, वो जो है वापस अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नागरिकता त्यागने के बाद व्यक्ति कभी भी पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, तो यह भी गलत है।
केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नागरिकता त्याग सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता की प्रकृति के संबंध में बेरूबारी यूनियन मामला, ध्यान जो है एकदम अच्छे से रख लेना, कौन सा बेरूबारी यूनियन मामले और अन्य न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार सही कथन है। नागरिकता एक मौलिक अधिकार है, गलत। नागरिकता एक संवैधानिक अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में संसद द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, तो यह भी गलत है क्योंकि संसद कानून बना सकता है। भारतीय नागरिकता अधिवास पर आधारित है, केवल निवास पर नहीं, यह बात ध्यान में रख लेना। अधिवास पर आधारित है, निवास पर नहीं। भारत में राज्यों की अपनी अलग नागरिकता की परिभाषा हो सकती है, तो यह भी नहीं हो सकती। उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में एक ध्यान रख लेना, एकल अधिवास है, मतलब एकल अधिवास का मतलब हो गया कि भारत में सिर्फ भारत में ही अधिवास होता है, उसके राज्यों में अधिवास नहीं माना जा सकता। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी जो भारतीय नागरिक है जिनको अपन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, कार्ड धारकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रतिबंधित है। अनुसंधान के कार्य के लिए भारत आना, तो यह प्रतिबंधित है, बिल्कुल सही है। मिशनरी या तबलीगी गतिविधियों में शामिल होना, यानी धर्म परिवर्तन वगैरह में शामिल होने आ रहा है, तो यह भी प्रतिबंधित है। किसी प्रतिबंधित क्षेत्र का दौरा करना, जो ऊपर अपन बता चुके अनुच्छेद 6 के अनुसूचित 6 और जो आपके जो इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य, वहां नहीं जा सकता, तो तीनों के तीनों इसमें सही है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रमुख जो कुछ 20 क्वेश्चन थे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको अदर जो नए टॉपिक है उनके चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।